World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी कौन कौन तरीन का साथी, अहम समात आज, फॉर्मेशन कमांडर्स का पैगाम, भारत फिर बेनकाब, और नसीरुद्दीन शाह ने गलती मान ली। सियासी पसमंजर में तेजी से तब्दीली, एक और सियासी जमात वजूद में आ गई। जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया गया। इजलास में 100 से जायद रहनुमा शरीक हुए। फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया जाएगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक आवान ने कहा, मायूसी का शिकार पाकिस्तान में नई उम्मीद उठने जा रही है। पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा और बेहतर पाकिस्तान का आगाज होने जा रहा है। सियासत में हलचल, नई सियासी सफबंदी, तरीन ग्रुप का बड़ा इकदाम, नई पार्टी का ऐलान। जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया गया। इजलास में 100 से जायद रहनुमा शरीक हुए। जहांगीर तरीन ने अलीम खान के घर अशाइया में नई जमात का ऐलान किया। नई जमात में PTI के साबिक और मरकजी रहनुमाओं ने शमूलियत इख्तियार कर ली। फवाद चौधरी भी नई पार्टी का हिस्सा बन गए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वजीर अली हैदर जैदी भी जहांगीर तरीन के साथ आ मिले। साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी और साबिक वफाकी वजीर फिरदौस आशिक अवान ने भी नई जमात ज्वाइन कर ली। महमूद मौलवी, साबिक सूबाई वज़रा फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर मुराद रास ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नौमान लंगड़ियाल और नौरेज शकूर भी नई जमात में शामिल हो गए। इशाइये में ओन चौधरी समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है। इसकी आज ईंट रख दी गई है। मुल्क महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पीछे जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी जमात की जरूरत थी जो मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेगी। पाकिस्तान को जो इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को जिस पोलराइजेशन का भी शिकार है उससे निकाल कर एक मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद आज अलीम खान साहब के इस शैये में वो पहली ईंट रख दी गई है। इजलास में सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। आगे देखिए जरदारी का दावा। और शहबाज सरकार की मुआशी कारकर्दगी क्या? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक केस की समाअत आज दोबारा होगी। हुकूमत की जानिब से अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। इंतखाबात का मामला कौमी मसला है। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका है। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 15 मई के रात मुझे लगा कि आइन का इंतकाल हो गया है। 15 मई को इंतखाबात की मुअय्यना मुद्दत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन हुई। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमारे पास कुछ दरख्वास्तें आई हैं। रिव्यू एक्ट का मामला किसी स्टेज पर देख तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। इंतखाबात नजरसानी केस में दलाइल तकरीबन हो चुके, अब केस मुकम्मल कर लेना चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि इंतखाबात का मामला कौमी मसला है। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं। हर चीज तशद्दुद और जोर
जबरदस्ती से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सब चाहते हैं कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला हो। इंतखाबात नजरसानी केस लार्जर बेंच में जाता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जो भी हालात या दलाइल हों, अदालत पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला जल्द करे। 15 मई की रात मुझे लगा कि आइन का इंतकाल हो गया। 15 मई को इंतखाबात की मुय्यना मुद्दत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन हुई। वजीर आजम, चीफ जस्टिस समेत सब ने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो भी दलाइल दें, लेकिन इससे हकीकत तब्दील नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके ख्याल में हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जो खिलाफ आइन है? बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि जो नकात मरकजी केस में नहीं उठाए गए वो नजरसानी में नहीं लाए जा सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक अच्छी तरमीम है। सिर्फ एक गलती उन्होंने ये की कि आर्टिकल 184(3) पर नजरसानी को अपील करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि मुमकिन है मंगल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस में अटॉर्नी जनरल, फरीक, मुकदमा सदर, वफाकी हुकूमत, वजारत पार्लिमानी उमूर को भी नोटिस जारी कर दिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमलों का मकसद सियासी मफादात का हुसूल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मनसूबा साजों का एजेंडा बेनकाब कर दिया। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि बिगाड़ पैदा करने की और फर्जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इजहार किया कि शोहदा की यादगारों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि इनके मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। सिपाह सालार का आज़म, मुल्क की सलामती पर सब कुर्बान। 9 मई के शरपसंद बेनकाब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इजहार किया कि शहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर जाली प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद मुल्क और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने 9 मई के पीछे अज़ाइम को बेनकाब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शहदा और उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं। लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में आवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और आवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़े अक्कासी करती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस बगैर कार्रवाई के मौखर हो गया। कोयटा में वकील का कत्ल, दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमे का इंदराज, चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत। कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज, मुकदमा दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज किया गया। कोयटा के थाना शहीद जमील काकड़ में मकतूल अब्दुल रज़ाक शर के बेटे की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफा शामिल की गई हैं। अब्दुल रज़ाक शर सरबराह PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में दरख्वास्त गुजार भी थे। कोयटा में गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद ने एयरपोर्ट रोड अलमो चौक के करीब फायरिंग करके सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर को कत्ल कर दिया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस बगैर कार्रवाई के मौखर हो गया। अब्दुल रज़ाक शर की दायर दरख्वास्त पर केस की पैरवी सीनियर वकील अमानुल्लाह कनरानी कर रहे हैं। अमानुल्लाह कनरानी के मुताबिक आज बेंच की अदम दस्तयाबी के बाइस केस की कार्रवाई मौखर हुई। दरख्वास्त पर समाअत की आइंदा तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी।
सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा कहते हैं हुकूमत जमहूरियत दफन कर चुकी। 90 रोज में इंतखाबात आईनी तकाजा है। दोनों निगरान हुकूमतों का 90 रोज से ज़ायद रहने का कोई जवाब नहीं। रिव्यू एंड जजमेंट केस की समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पार्लियामान ने हुकूमत के कहने पर एक कानून मंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर दिए। फारूक इस्लाइक ने कहा, आइन के मुताबिक इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। आइन में लिखा है असेंबली तहलील के 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे तो सवालात उठेंगे। का मुतकाजी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। ये 100% सही है। इस वक्त पाकिस्तान सरजमीन बेआइन है। दोनों सूबों में जो 2/3 पाकिस्तान बनता है, इस वक्त केयर टेकर गासिब हैं, क्योंकि 90 दिन के मुताबिक इनका कोई इख्तियार नहीं रह जाता है। इस इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू है उसकी समाअत के दौरान पार्लियामान ने हुकूमत के कहने पे कानून पास कर दिया, जिसमें अदालत ने नोटिस फरमा दिया है अटॉर्नी जनरल को भी और जो रिस्पोंडेंट्स हैं। आइन में ये लिखा हुआ है कि जब असेंबली डिसॉल्व होगी, अगर ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं होंगे इलेक्शन, तो तमाम अवाम की जो है उंगलियां उठेंगी और शफाफियत के ऊपर एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा धब्बा। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पाकिस्तान के दिफाई बजट पर प्रोपागंडा किया जाता है। दिफाई बजट ज्यादा नहीं है। लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा, मैं गारंटी देता हूं कि सरमायाकारी आएगी। पंजाब के सारे बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं। मुल्क में मैसाके जमहूरियत की ज़रूरत है। मईशत 5-10 साल नहीं, नस्लों के लिए होती है। तवील पॉलिसियाँ होंगी तो हर आने वाली हुकूमत इस पर अमल करेगी। साथ ये भी कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार $1 लाता है तो बदले में $5 मांगता है। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोज लोन्स, बिकॉज इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, बट सिट डाउन ऑन अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी विद अस, लेट्स टॉक टू ईच अदर। Economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come. There is no way. There's nothing we lack. There's nothing you lack. Not the brain, the manpower, everything we have. I don't believe in even getting foreigners, because foreign investor will take from you, they'll put in $1 and they'll take $5 out. शहबाज हुकूमत के 1 साल की माशी कारकर्दगी का पोल खुल गया। शरह नमू कम तरीन सतह पर, मईशत का पहिया जाम, बरामदात ना होने के बराबर। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। मुल्क में मुआशी तरक्की पर जमूद, महंगाई, अफलास, बेरोजगारी। मुआशी नमू 0.3% रह गई। बरस मुआशी शरह नमू का हदफ 5.01% था। ज़राई शरह का नमू का हदफ 3.9 था, मगर हुसूल 0.5 रहा। गुज़िश्ता माली साल ज़राई शरह नमू 4.4% थी। यूक्रेन जंग से कारोबारी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक जा पहुँची। GDP का हजम 84,600 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। लाइव स्टॉक की शरह नमू 3.7, जंगलात 3.9%, माहीगीरी 1.4, मादनियात 4.4, पैदावारी शरह -3.9, सनती 7.9%, तामीराती -5.5, इंडस्ट्री सेक्टर 2.9, खिदमात 0.85% शरह नमू रही। सर्वे के मुताबिक रवा माली साल बरामदात का हदफ भी हासिल न हो सका। जुलाई से मई बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रही। फी कस आमदनी $1585 रिकॉर्ड की गई। खराब मुआशी सूरत हाल के बावजूद अरकान पार्लियामान को नवाजने की तैयारी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। वज़ारत हाउसिंग के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई। एलामी के मुताबिक वज़ारत हाउसिंग की तरक्याती स्कीम के लिए 14 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट मंजूर की गई। PDM हुकूमत ने सनत और तजारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। हमाद असर का ट्वीट में कारोबार के नए औकात पर तनकीद की और कहा कि पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया गया था और अब 8 बजे कर दिया गया है। कारोबार पहले ही इनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। मुल्क चल नहीं रहा इनसे, लेकिन हुकूमत करने का शौक है। अगले बरस महंगाई भी बढ़ेगी, तरक्याती अहदाफ पूरे होने भी मुमकिन नहीं। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शरह नमू सिर्फ 2% रहेगी। महंगाई और गुर्बत की शरह मजीद बढ़ने का खदशा है।
अगले बरस शरह नमू का हदफ हासिल होगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत कम नहीं हो सकती। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। आलमी बैंक के मुताबिक हुकूमत ने तरक्की की शरह 3.5% रखने की मंजूरी दी है। ताहम आइंदा माली साल में शरह नमू सिर्फ 2% ही रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब ने तरक्की के पहिए को ब्रेक लगाया। समाजी तनाव, बढ़ती महंगाई और डावाडोल पॉलिसियों ने भी मनफी असरात मुरतब किए। ज़राई पैदावार में कमी, खुराक की अशिया की दस्तयाबी कम हुई और कीमतें बढ़ती रहीं। रिपोर्ट में कहा गया ग्रोथ में कमी के साथ रिकवरी का अमल भी सुस्त रहा। महंगाई का ग्राफ बढ़ते बढ़ते 38% तक जा पहुंचा। आलमी बहरान और मुल्क की पॉलिसियों के बायस सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। जनूबी एशिया के मौसमियाती बहरान ने भी मईशत पर बुरे असरात मुरतब किए। आलमी बैंक ने गुर्बत की शरह में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा आबादी की बड़ी तादाद के गुर्बत से निकलने का इम्कान कम होता जा रहा है। हैदराबाद में होशरुबा महंगाई और टैक्सेस में इजाफे से बाइक ऑटो पार्ट्स की सनत का 75% कारोबार तबाही के धाने पर पहुंच चुका है। बाइक ऑटो पार्ट्स के ताजरों ने नए आने वाले बजट में हुकूमत से टैक्सेस में कमी और रिलीफ की अपील की है। डॉलर महंगा, भारी टैक्स, बाइक ऑटो पार्ट्स की सनत तबाह। हैदराबाद की मार्केट में आने वाली गाड़ियों की तादाद ना होने के बराबर हो गई। रिम लेने आया था अगले टायर का, अभी तकरीबन 1200 रुपये का कह रहे हैं, वरना 600 रुपये का था पहले ही। कारोबार तो जो तकरीबन 40% पे हो गया। टैक्सेस जो उन्होंने बहुत लगाया ना, इसके अंदर बहुत लोग मुतासिर हो गए। हमारा तकरीबन 75% कारोबार ना तबाह हो गया। बाइक के ऑटो पार्ट्स की कीमत गुज़िश्ता 6 माह में दुगनी हो चुकी है। चेन, सीट, टायर्स, रिम, जम्प्स, ब्रेक, लीवर और दीगर पार्ट्स की कीमतों ने खरीदारों को मार्केट से गायब कर दिया। ताजरों को मुआशी मसाइल का सामना है। ताजरों ने हुकूमत से बजट टैक्स कमी का मुतालबा कर दिया है। और अभी आपको बताते हैं, मुल्क में करप्शन जिन्नात नहीं, हमारी तरह के इंसानों का एक मुराद याफ्ता तबका करता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कौमी असम्बली में एक खास तबका 75 सालों से काबिज है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ कौमी असम्बली में मजदूरों, कारखानादारों, काश्तकारों और गरीब की नुमाइंदगी जागीरदार और सरमायादार करते हैं। जमात इस्लामी प्री बजट सेमिनार पर शादी हॉल लाहौर में खिताब करते हुए उनका कहना था कि IMF के मुताबिक $17 बिलियन पाकिस्तान में 1% मुराद याफ्ता तबका खा जाता है। पाकिस्तान में रोज़ाना 7 अरब की करप्शन होती है। स्टील मिल, PIA और रेलवे में रोज़ाना खसारा 40 करोड़ रुपए से जायद है। कोई जिन्नात तो यहाँ नहीं करते हैं, अपने लोग ही करते हैं। कौमी असम्बली में तो हमारे मुल्क की सही नुमाइंदगी नहीं, वहाँ तो एक खास क्लास है और 75 सालों से है कि हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ कौमी असम्बली में मजदूर की नुमाइंदगी कारखानादार करता है, काश्तकार की नुमाइंदगी जागीरदार करता है, गरीब की नुमाइंदगी सरमायादार करता है। IMF के रिपोर्ट के मुताबिक $17 बिलियन ये मुराद याफ्ता तबका कहा जाती है। 7 अरब पाकिस्तान में रोजाना करप्शन होती है। स्टील मिल, PIA और रेलवे में खसारे का जिक्र किया तो इन इदारों में मजमूई तौर पर रोजाना जो खसारा हम बर्दाश्त करते हैं ये 40 करोड़ से ज्यादा है एक दिन। कर्ज प्रोग्राम डेडलॉक का शिकार। इसहाक डार आवाम पर महंगाई का बोझ लादने के बावजूद IMF को ना मना सके। आलमी मालियाती इदारे का शहबाज हुकूमत पर अदम एतमाद स्टाफ लेवल मुआहदा न हुआ तो 14 जून तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। हुकूमत और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार। नवे जायजे की अदम तकमील और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट न होने के बायस बजट IMF प्रोग्राम के बगैर ही पेश किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम ड्रामा माह 30 जून को खत्म हो रहा है। सराय के मुताबिक हुकूमत 30 जून तक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरउम्मीद है। दूसरी जानिब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 14 जून तक शेड्यूल कर दिया गया है। स्टाफ सतह का मुआहदा ताहाल न होने के बायस पाकिस्तान का मामला शेड्यूल में शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक IMF टैक्स हदफ 9,800 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर दे रहा है, जबकि वजारत खजाना की जानिब से सालाना टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने IMF को 9वां और 10वां जायजा इकट्ठा करने के लिए खत लिख दिया है। वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान तमाम पॉलिसियों को आइंदा माली साल में भी साथ देकर चलेगा। खत में यकीन दहानी कराई गई है कि इजाफी टैक्स आयद करने के लिए इकदामात कर लिए गए हैं।
एक साल गुजार दिया, डार फॉर्मूला न चला, नून लीग हुकूमत की तर्जुमान का रोना धोना जारी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मईशत की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। बदतरीन मुआशी हालात की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। एक शख्स ने 4 साल तक मुल्की मईशत का जनाजा निकाला। अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो जिम्मेदार चेयरमैन होंगे। किसी मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जिसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। मईशत का इस्तेहकाम डायरेक्टली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा है। उन्होंने 4 साल मईशत का जनाजा निकाला, अवाम की रोजगार का जनाजा निकाला, IMF का प्रोग्राम लेकर आए, उसकी वायलेशन की, उसको सस्पेंड किया। एजेंडा है प्राइम मिनिस्टर का कि ज्यादा से ज्यादा अवाम को रिलीफ मिले। पंजाब असेंबली में भर्तियों में बदनुमानी के केस में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और राय मुमताज की बादस गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। गुज़िश्ता रोज जज एंटी करप्शन कोर्ट अली रजा ने जमानत पर समाअत की। परवेज इलाही की जानिब से राना इंतजार अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन ने कहा केस का रिकॉर्ड नहीं है, तफ्तीशी अफसर किसी और मुकदमे में ले गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड से तहरीरी तौर पर आगाह करें। प्रोसिक्यूशन ने कहा हमने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का फैसला किया है। परवेज इलाही के शरीक मुलजिम राय मुमताज हुसैन ने भी दरखास्त जमानत दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना से घड़ी और तहाइफ की जाली रसीदों पर इस्लामाबाद में मुकदमे में चेयरमैन PTI की 21 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इस्तिफसार किया कि तोशा में क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। वकील चेयरमैन PTI ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। FIA और NAB से हटकर पुलिस में तोशा खाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्तदा है कि अदालत सरबराह PTI की हिफाजती जमानत मंजूर करे, जिस पर अदालत ने 21 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI ने चेयरमैन NAB के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू कर लिया। आर्टिकल 209 और NAB ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ एक और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। दुकानदार ने इल्जाम लगाया कि उसकी दुकान की जाली रसीद बनाई गई। इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी, तहरीक इंसाफ चेयरमैन NAB के खिलाफ मुतहर्रिक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन NAB ने 1 मई को मेरी गिरफ्तारी के वारंट्स जारी किए। छुट्टी वाले रोज जारी किए गए वारंट्स को 8 रोज तक छुपाए रखा। 190 मिलियन पाउंड इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलने का जानबूझकर नहीं बताया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दुकानदार रसीमुल हक ने इल्जाम लगाया कि तोशा खाना घड़ी की खरीदो फरोख्त में इसकी दुकान की जाली रसीद इस्तेमाल की गई। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरहा खान को भी नामजद किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फरहमी की दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट में साफी अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 13 जून को समाअत करेगा। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा, अटॉर्नी जनरल, IG नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की समाअत में पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अरशद शरीफ के कत्ल पर 6 दिसंबर को असखुद नोटिस लिया था। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब फर्द के मेयर बनाने का कानून सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जमात इस्लामी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इसके तहत गैर मुंतखब अफराद को चेयरमैन और मेयर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि बलदियाती कानून के मुताबिक मेयर मुंतखब नुमाइंदों में से होना चाहिए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आइन वफाक़ी और सूबाई हुकूमतों के स्ट्रक्चर को वाज़ेह करता है, लिहाजा हालिया तरमीम के तहत जारी करदा 24 मई का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया गया है। मेयर कराची दोनों उम्मीदवार आमने सामने आ गए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं उन्होंने अभी तक शेरवानी पहनने या तस्वीरें बनवाने के बारे में नहीं सोचा। हाफिज नईम बोले आप कितना भी फाशिज्म कर लो, कुछ भी कर लो, मेयर तो जमात इस्लामी का ही होगा। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमात इस्लामी धरने देगी तो काम कैसे होगा। हाफिज नईम ने जवाब दिया ये मत सोचना कि किसी और पार्टी का मेयर आया तो वसाइल नहीं दोगे। मैं तो खुदा की कसम शेरवानी भी नहीं सिलवाई, फैसला भी नहीं किया कि शेरवानी पहनूंगा या सूट पहनूंगा, इस तरह तस्वीर खिंचवाऊंगा या इस तरह तस्वीर खिंचवाऊंगा, मैंने फैसला नहीं किया। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा, इनके हथकंडे इंशाअल्लाह इनके मुंह पे मारे जाएंगे। ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई और पार्टी आएगी तो हम पैसे नहीं देंगे। ये क्या है? ये आपके वालिद साहब का मुल्क है, खुदा बन बैठे हो नाउजुबिल्लाह यहाँ पर। वो रोज कहते हैं कि मेयर तो मैं ही हूँगा, कोई उनसे नहीं पूछता अगर मगर, तो खुदारा
बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहूँगा और एम्फेसाइज करना चाहूँगा, ये शहर हम सबका है, सबका स्टेक है शहर के अंदर, मिलकर काम करें। टारगेट यही है कि अगले 15 से 16 माह के अंदर वो ब्रिज आपको बना के देंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपका ये जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था ये हल हो जाए। आपको जो कोरंगी रोड है जो ऑल द वे FTC तक जाती है उसको सिग्नल फ्री करेगा। जिन सड़कों का नाम ले रहे थे मुर्तजा वहाब साहब, वो तो सहाफी की मुट्ठी में आ जाती है जब तामीर होती है। ये आपका हाल है। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। शुरका का पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। रैली के शुरका ने रियासती इदारों के तकद्दुस की पामाली पर जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। मारूफ यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और जिन्ना हाउस के तबाहशुदा हिस्सों को देखकर अफसोस का इजहार किया। वफ़द ने पाक फौज के शोहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सानिया 9 मई पर अवाम में गम और गुस्सा बरकरार है। अवाम ने शरपसंदों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा शरपसंदों ने मुल्क में अनारकी को परवान चढ़ाया जो दरअसल पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़ज़ों के भी दुश्मन है। असल जिम्मेदारान और मरकजी क़यादत के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई होनी चाहिए। मामले पर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज सिविल और फौजी अदालतों में हो चुका है। अवाम चाहते हैं कि असल जिम्मेदारान और मरकजी क़यादत के खिलाफ फौजी अदालत में कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम की इस बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा इक़दाम है। लेकिन जो इसके मास्टरमाइंड है जिन्होंने ये प्लान किया हुआ था उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमात हों या ना हो, लीडरशिप को खुद आगे आकर अपने कारकुनान के जो भी अमाल हैं, जो भी उन्होंने काम किए हैं, उसकी जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। फौजी भाई जितने भी हैं वो सब इन पे एक्शन ले और इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर इसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा कि हमारी आने वाली नस्लें भी याद करें। किनके सिया चदीदा द आर्मी अदालत रेशना बल्कि द सोल अदालत शद पदाबंद दा किसी ना उचले जी जिसने जो ऐसी हरकत की है कड़ी सी कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। जरूर कार्रवाई इस बात पर होनी चाहिए आगे जाकर कोई और सियासतदान ऐसा कदम ना उठाए। ऐसे सियासतदानों के लिए जब आप अपनी जान हथेली पे रख के इनकलाब के लिए चढ़ दौड़ते हैं और आपको शऊर नहीं होता तो फिर आपका अंजाम यही होना होता है। जो भी जो है वो इसमें मुलवी से जो है वो पाया जाए उसके खिलाफ जो है वो फौजदारी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पीछे जो भी वज़रा है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा है कि दुश्मन हर रास्ते से नाकाम हुआ तो पाक फौज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा और बेगुनाहों को आज़ाद किया जाए। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा है कि दुश्मन हर रास्ते से नाकाम हुआ तो पाक फौज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा और बेगुनाहों को आज़ाद किया जाए। साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दुश्मन ने अपनी नाकामी देखी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। 9 मई के मुजरिमों को सज़ा दी जाए। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि दुश्मन को हर रास्ते पर नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे फॉरेन कुव्वतें हैं जिसमें इंडिया पेश है। वो इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करता है, वो पैसा भी प्रोवाइड करता है और मुल्क के अंदर अफरा तफरी का ये जो आलम क्रिएट होता है इसके पीछे इंडिया है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, इसके पास न्यूक्लियर है, मिसाइल्स हैं, स्ट्रांग आर्मी है, उसके पीछे बड़ी एक कमिटेड नेशन है खुदा की तरफ से। तो कहते हैं इसको तोड़ो अंदर से, और अंदर से तोड़ने का क्या तरीका है? पहले उन्होंने ट्राई की है कि इसके अंदर आप सेक्टेरियनिज्म को करें, शिया सुन्नी को लड़ाओ, ये उसमें नाकाम हुए। 9 मई का स्याह दिन, आर्मी तंसीबात पर हमले। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का तरीकाकार क्या होगा, कार्रवाई कैसे चलेगी और क्या सजा हो सकती है? दिफाई तज्जियाकारों का बोल न्यूज़ पर अपनी राय का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर का कहना था आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में कार्रवाई रोज़ की बुनियाद पर की जाती है, फैसलों में ताख़ीर नहीं की जाती। हर शख्स को अपने दिफा का भरपूर मौका दिया जाता है। सज़ा पाने वाले को एक अपील का हक दिया जाता है। ये अपील सिविलियन कोर्ट में भी की जा सकती है। माहिर उमूर कौमी सलामती अली मोहम्मद का कहना था कि सज़ाओं में एक सज़ा मुल्क बदर किया जाना भी शामिल है। सज़ाओं का ताल्लुक जज्बात से नहीं बल्कि जुर्म की नौयत से होता है। मुल्ज़िम को अपना वकील करने का पूरा हक दिया जाता है। कोर्ट में लगातार कार्रवाई होती है और नॉर्मली मिलिट्री कोर्ट के फैसले जो हैं
वो इतनी देर नहीं लगाते। 9 मई को जिन लोगों ने फौज के इंस्टॉलेशन पर हमले किए हैं और नुकसान पहुंचाया है और शोधा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया है, तो उस पर तो पहले भी पॉलिसी दी जा चुकी है कि इन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और उन पर अगर चार्जेस प्रूव होते हैं तो उनको उसकी सजाएं मिलेंगी। मिलिट्री कोर्ट में सबके लिए कानून बराबर है और सबको मौका मिलता है अपनी सफाई पेश करने का, अपना वकील लाने का। इनको एक अपील का हक होगा। जो कानून होता है वो 2 चीजों का के ऊपर उसका दारोमदार है, यानी कि उनको मुल्क बदल कर दिया जाता है। जो सजा है उसका ऑब्वियसली जज्बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक जुर्म की हसासियत से, उसकी नौयत से, उसके मुकाम से, उसके टारगेट और मकासद से है। और उसमें उसको सबसे बड़ी बात यह कि राइट ऑफ डिफेंस भी तो, सेल्फ डिफेंस भी तो उसको दिया जा रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि अल जजीरा ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। मुसलमानों पर जारी मजालिम पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि किस तरह भारत में मुसलमानों पर वहशियाना हमले हो रहे हैं। RSS का शुमार फाशिस्ट तंजीमों में होता है। तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंच गया। मार्च का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। जगह जगह इस्तकबाली कैंप्स में मार्च के फुरका पर फूल निछावर किए गए। सरबरा साद रिजवी ने चूहंग में कहा कि पाकिस्तान बचाओ लॉन्ग मार्च पाकिस्तान में सुनहरा बाब साबित होगा। शोधा का एक काफिला रुकेगा नहीं बल्कि रवां दवा रहेगा। टिकटॉकर हरीम शाह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले फयाजुल हसन चौहान को धमकी। अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो बयान जारी कर दिया। वीडियो में कहा कि फयाज साहब, मैं आपका करियर ख़राब नहीं करना चाहती थी। आइंदा किसी भी जगह मेरा नाम ना लें, वरना आपकी असलियत आपकी बीवी और घर वालों को बताऊंगी। अपनी बात के ख़त्म में टिकटॉकर ने कहा कि तुम अगर हमसे टकराओगे तो मुंह की खाओगे। और आपको बताएं कि बुहेरा अरब में तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तूफान कराची के साहिल से 1207 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जिसके सबब कराची में गर्मी की शिद्दत रात गए भी महसूस की जा रही है। तूफान के बारे में मजीद जानेंगे नदीम अहमद से। जी नदीम अहमद, अपडेट कीजिएगा। बनने वाला समुंदरी तूफ़ान बेपार जॉय जो कि कराची से तकरीबन 1250 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है का महकमा मौसमियात हुकाम का ये कहना है कि बेपार जॉय जो समुंदरी तूफ़ान है उसके गिरदोनवा में 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवा के झक्कड़ चल रहे हैं, जबकि इसकी वजह से उनका ये कहना है कि कराची के साहिली पट्टी को बराह रास्त किसी किस्म का कोई ऐसा खदशा तो जो है वो जाहिर नहीं किया जा रहा महकमा मौसमियात हुकाम की जानिब से। ताहम उनका कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान जो है वो कराची के अंदर मौसम के अंदर इसके असरात देखे जाएंगे, चूँकि हवा के अंदर जो है वो नमी का तनासुब तकरीबन 77% तक के बताया जा रहा है, जबकि इस वक्त शहर के अंदर 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। शहर में दर्जा हरारत जो है वो गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा देखा जा रहा है। ताहम महकमा मौसमियात हुकाम के मुताबिक इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत। नदीम अहमद, बहुत शुक्रिया। कराची गुलशन मेमार में दिन दहाड़े डकैती हुई। डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर से 2 करोड़ 10 लाख रुपए लूट लिए। डाकू आधा घंटा लूटमार करते रहे। मेमार पुलिस तफ्तीश के बजाय फैमिली को सैर पर जाने का मशवरा देने लगी। कराची में डाकू राज, घर हो या मार्केट या सड़क, शहरी कहीं भी महफूज नहीं। गुलशन मेमार सेक्टर X3 में डाकू दिन दिहाड़े करोड़ों रुपए लूटकर फरार। हमारे एक ऊपर खड़ा रहा और एक उस कमरे में बाहर, यानी कि बस वो, यानी कि एक हमारे ऊपर पिस्तौल ताने खड़ा रहा कि हम यानी कि कोई भी हरकत ना करें, कुछ भी ना करें। बाकी यानी कि सब ये लूट मार करते रहे। अहले खाना को जरगामाल बनाकर डाकू आधा घंटा लूट मार करते रहे। 45 लाख रुपए, 17,000 सऊदी रियाल, 45 तोला सोने के जेवरात लूट लिए गए। टोटल ही सारा यानी कि जेवर मिला के 45 तोला गोल्ड था और जो है 45 लाख रुपए रखे हुए थे हम लोगों के। उसी टाइम हमें 1-2 दिन पहले ही मिले थे। मेमार पुलिस तफ्तीश के बजाय फैमिली को सैर करने का मशवरा देने लगी। पहले दिन SHO साहब आए, ये उन्होंने कहा बस आप मुसल्ला बिछा के बैठ जाएं, आपकी रिकवर 8 दिन में हो जाएगी। मगर 8 दिन से आज 10 दिन हो गए, कुछ भी नहीं है। हम लोग ही थाने जाते रहे। डाकू दिन 3 बजे मासी के दाखिल होते वक्त घर में दाखिल हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है।
भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह को सिंधी जबान से मुतालिक बयान देना महंगा पड़ गया। अपने बयान में कहा, पाकिस्तान में कई ज़माने हैं मगर अब वहाँ सिंधी जबान नहीं बोली जाती। तमाम अदाकार के इस बयान पर सोशल मीडिया सारफी ने उन्हें आड़े हाथों लिया, जिसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने पाकिस्तान में सिंधी जबान से मुतालिक गलत बयानी पर एतराफ़ कर लिया। पहले तहकीक करें फिर ऑडियो दें। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह को सिंधी जबान से मुताल्लिक बयान देना महंगा पड़ गया। अपने बयान में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि पाकिस्तान में कई जबानें हैं मगर अब वहाँ सिंधी जबान नहीं बोली जाती। भारतीय अदाकार के बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन ने इन्हें आड़ो हाथों ले लिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने नसीरुद्दीन शाह को मशवरा दिया कि वो अपनी मालूमात दुरुस्त करें। एक सारिफ ने लिखा कि मैं हैरान हूँ कि आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि पाकिस्तान में अब सिंधी नहीं बोली जाती। एक और सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि सर आप सिंध का दौरा करें, यहाँ सिंधी जबान आम है। एक सारिफ ने लिखा कि इंसान को कुछ भी कहने से पहले इसके बारे में मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ लोग सिंधी बोलते हैं। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से तनकीद का निशाना बनने के बाद नसीरुद्दीन शाह ने पाकिस्तान में सिंधी जबान से मुताल्लिक बयान पर गलती का एतराफ़ कर लिया। कहा कि पाकिस्तान में सिंधी जबान ना बोले जाने से मुताल्लिक मेरा बयान गलत था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी किसके हाथ आएगी? हुक्मरान इत्तेहाद में खुलकर इख्तलाफात सामने आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी जबकि पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी के लिए नामजद कर दिया। पीपी रहनुमा एहसान मज़ारी कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उनका हक। पीसीबी की कुर्सी किसके हाथ लगेगी? चेयरमैन बनने की जंग शुरू, अपना उम्मीदवार जितवाने के जतन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही पर हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ का नाम वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया। पीपी रहनुमा एहसान मज़ारी कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हक है। पाकिस्तान पार्टी की है और इंशाल्लाह जो कैंडिडेट होगा अपना चेयरमैनशिप के लिए वो भी पाकिस्तान की पार्टी का ही होगा इंशाल्लाह। जो लीडरशिप रिकमेंड करेगी जी उसके मुताबिक जो वो फैसला करेंगे उन्हीं का नाम समरी बल्कि हमने भेजी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। वज़ीर-ए-आज़म ने नजम सेठी को जल्द पीसीबी इलेक्शंस कराने की हिदायत कर दी। मुलाकात में पीसीबी सरबराह ने एशिया कप और वर्ल्ड कप पर वज़ीर-ए-आज़म से राय तलब की। खानपुर के इलाके चाचड़ा शरीफ के करीब खुश्की पर लावारिस पड़ा तारीखी बहरी जहाज इंडस क्वीन का ढांचा माजी की याद दिलाता है। अपने वक्त के आला मयार की लकड़ी से बना ये बहरी जहाज आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज है। तफसीलात राना नईम की रिपोर्ट में। खानपुर में 150 साल पुराना लावारिस जहाज किसी पायरेट ऑफ द कैरिबियन का नहीं और न ही कैप्टन जैक स्पैरो का है। सतलज क्वीन नामी ये जहाज रियासत भावलपुर के नवाब सादिक पंजुम की मलकियत था, जिसमें इंजन, जनरेटर और मुलाजमिन के कमरे मौजूद थे। मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग पार्टीशन था। रेस्तोरां में 400 अफराद को खाना भी पेश किया जाता था। तोड़ फोड़ का ये शिकार है। अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे, इसको दोबारा इसे बना के मरम्मत करके इसे म्यूजियम में रखे तो हमारी ये तारीख जो है हमारी आने वाली नस्लों को पता चलेगा। जिस वक्त मशीनरी का दौर नहीं था तो उस वक्त 20वीं सदी के आगाज़ में 1904 में नवाब भावलपुर ने बरतानिया से ये जहाज़ मंगाया और इस दरिया को अबूर करने के लिए जिसमें 2-2.5 हज़ार के करीब ज़ायरीन आ सकते, 3 हज़ार के करीब लोग सफ़र कर सकते थे, जिनमें जानवर, घोड़े और सारे लोग आ सकते थे। सतलुज क्वीन को नवाब की तरफ से गुलाम फरीद की दरगाह को तोहफे में दिया, जहां ये मुकम्मल शान शौकत के साथ दरिया सिंध में मौजूद रहता था। गुलाम फरीद के अकीदतमंद और दीगर इस पर सफर करते थे। 1996 में अचानक इस बहरी जहाज में आग लगने के सबब ये नाकाबिले सफर रहा और उस वक्त से आज तक यहाँ अपनी हालत पर मातम कदा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम,
जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।